हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी में आज हम लोग जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात बता दूं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए इसलिए है क्योंकि भले ही डायरेक्ट एग्जाम में ये चीज़ ना आए, लेकिन जब आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपको सपोज क्वेश्चन आ जाता है, उसमें लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और आपको पता ही नहीं है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना एक तरह से ये ऐसा है जैसे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग गिनतियाँ सीखते हैं। तो देखिए, आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक आंसर राइटिंग कोर्स शुरू किया हुआ है जिसके दो प्राइजेस हैं। एक 399 का है और एक 599 का है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी मैंने एक वीडियो में डाली हुई है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो मैं ये आपको अभी वीडियो बना के पढ़ाने जा रहा हूँ और इससे पहले भी जो मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, उनकी मैं पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोगों का अभी मन है कि उन्हें पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और पीडीएफ जो है देख सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का अब हम लोग टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा आज का है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इनमें क्या संबंध होता है, सैचुरेटेड एयर क्या होती है, सैचुरेटेड एयर कैसे बनती है। तो इस साइड देखिए आपके सामने टेक्स्ट लिखा और इस साइड में मैं आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से शुरू करते हैं। तो वायु की जो जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति होती है वो तापमान या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि सपोज यहाँ पे एयर है, ये मान लीजिए एक स्थान है जहाँ पे एयर है। अब यहाँ पे जो एयर है ये अपने अंदर कितनी जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो जलवाष्प है वो हमारी हवा में मिल जाती है एक तरह से, या हवा में कह लीजिए जलवाष्प हो, या जिसे आर्द्रता कह लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी वायु में जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी होती है जलवाष्प के रूप में, उसी की वजह से बादल बनते हैं और उसी की वजह से वर्षा होती है। तो जितनी ज़्यादा जलवाष्प होगी हवा के अंदर, उतने ज़्यादा कह लीजिए बादल बनेंगे और उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। तो कोई जो एयर है, कोई जो वायु है, वो कितनी जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हवा के टेम्परेचर पे। देखिए, अगर कभी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए या किसी भी चीज़ पे, तो मैंने आपको इसका बता दिया आंसर कि वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति तापमान पे निर्भर करती है। अब देखिए, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, एयर उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी या उतनी ही ज़्यादा जो वेपर है यानी कि जो जलवाष्प है, उसको अपने अंदर ग्रहण कर पाएगी। यानी कि अगर आप एयर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एयर की जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए, सैचुरेटेड एयर या संतृप्त वायु क्या होती है। तो मान लीजिए ये एक स्थान है जहाँ पे एयर है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम सभी की कुछ क्षमता होती है, जैसे कि हम सभी की मान लीजिए जो वजन उठाने की क्षमता है, तो वो वैसे तो अलग अलग होती है। चलिए मान लीजिए मेरी वजन उठाने की क्षमता है 70 kg। तो जब इससे ज़्यादा मान लीजिए वेट मुझे दिया जाएगा तो मैं उसको नहीं उठा पाऊँगा। उसी तरह से जो एयर है, हर एयर की एक क्षमता होती है जो उसके टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है कि ये जो एयर है अपने अंदर कितनी जलवाष्प को ग्रहण कर पाएगी या कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी। हर एयर की एक क्षमता होती है। तो जब ये जो क्षमता है वो पूरी हो जाती है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो हम लोगों ने एयर देखी है, इसकी क्षमता है 100, यानी ये 100 से ज़्यादा अगर जलवाष्प इसमें आएगी या ह्यूमिडिटी जब 100 हो जाएगी, उसके बाद जो है ये एयर फिर एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जब ये 100 तक पहुंच जाती है ह्यूमिडिटी, यानी कि उस सीमा तक, उस कह लीजिए कि पॉइंट तक पहुंच जाती है ह्यूमिडिटी, जिसके बाद अब एयर में और नई ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं बचती है। तो ऐसी एयर को कहते हैं सैचुरेटेड एयर, यानी कि जितनी इसमें ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता थी उतनी ह्यूमिडिटी एयर में ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखिए, किसी अगर वायु को आपको संतृप्त बनाना है, किसी हवा को अगर आपको सैचुरेटेड करना है, तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं किसी भी एयर को सैचुरेटेड करने के, और यही सारी प्रक्रियाएं हमारे एटमॉस्फेयर में हुआ भी करती हैं। एक तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर जितना है उतना ही रहे, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा, सपोज टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर की जो ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता है या जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो एक काम तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर हमारा स्टेबल रहे, यानी कि ना बढ़े ना घटे, जितना है उतना ही रहे, हवा का तापमान उतना ही रहे।
लेकिन ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज हो जाए। अब देखिए इससे क्या होगा, हवा संतृप्त हो जाएगी, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे एक हवा है, मान लीजिए ये इसे संतृप्त होने के लिए 100 चाहिए, 100 पॉइंट्स चाहिए, इसके पास 70 पॉइंट्स हैं, ये एयर जो यहाँ पे है। अब आपने क्या किया, इसको और ह्यूमिडिटी लाके दे दी, यानी कि 30 पॉइंट की और आपने इसको आर्द्रता दे दी, तो क्या होगा, इसके पास टोटल कितनी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी हो गई, 100 हो गई। यानी कि एयर कैसी हो गई, सैचुरेटेड हो गई। 100 चाहिए थी, 30 और आपने दे दी तो 100 हो गई। यही हमारे प्रकृति में भी होता है। अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मान लीजिए अब यहाँ पे जो एयर है, ये हमारी यहाँ पे जो एयर है, इसको सपोज अभी वर्तमान में जो इसका टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है। इस एयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, यानी जो इसका वर्तमान टेम्परेचर है, इसके ऊपर 100 पॉइंट चाहिए हैं सैचुरेट होने के लिए। यानी कि जब इसको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो ये सैचुरेटेड हो जाएगी। वर्तमान में यानी कि अभी प्रेजेंट में इसके पास कितने पॉइंट है, वही पहले वाला मान लेते हैं 70। तो पहले ऑप्शन में हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर 40 ही रहने थे, और इसमें 30 पॉइंट और ऐड कर दे ह्यूमिडिटी के, यानी कि इसको और ज़्यादा कहीं से जलवाष्प ला के दे दें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और जलवाष्प ना दे के, जितनी जलवाष्प इसके पास है उतने में ही संतृप्त बना देंगे। वो कैसे होगा, देखिए टेम्परेचर को कम कर दीजिए। हम लोगों ने देखा है जितनी एयर का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उतनी ज़्यादा उसके अंदर जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो हवा की जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी कम होगी। तो मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 100 इसकी क्षमता थी जलवाष्प ग्रहण करने की, पर इसके पास 70 ही थी। हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया मान लीजिए, तो इसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो मान लेते हैं कि कम होके 80 हो गई। तो अब हम लोग काफ़ी पहुँच गए। अब मान लीजिए आपने 5 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कम कर दिया, मान लीजिए अब जो यहाँ पे एयर है इसका टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे मान लीजिए ये जो हवा है, ये केवल 70 पॉइंट का जो इसे ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, तो ये संतृप्त हो जाएगी। तो एक तरह से इसके पास 70 पॉइंट की ह्यूमिडिटी तो पहले ही थी, बस हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया, जिससे कि इसकी क्षमता कम हो गई। यानी कि एक तरह से अगर आपको किसी को कमज़ोर करना है कह लीजिए, तो आपने क्या किया, उसकी डाइट कम कर दी। वैसे ही यहाँ पे क्या किया आपने, इसकी जो है टेम्परेचर कम कर दिया। तो अगर आप किसी की डाइट कम कर देंगे तो उसका वजन उठाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है, जब आपने एयर के का जब टेम्परेचर कम कर दिया तो इसकी जो ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता थी वो कम हो गई। तो ऐसे में जितनी ह्यूमिडिटी इसके पास थी वहीं पे ये संतृप्त हो गई। तो ये दो तरीके हैं जिससे कोई एयर जो है वो संतृप्त हो सकती है। अब देखिए ओसांक या ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड, यानी कि वो तापमान जिस पे हवा जो है सैचुरेट हो जाती है। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था उसमें क्या हुआ था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 70 पॉइंट की ह्यूमिडिटी है इसके पास। अब देखिए पॉइंट नहीं होता, हर चीज़ का मात्रक होता है, पर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इसलिए मैं पॉइंट कह रहा हूँ। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 70 पॉइंट की ह्यूमिडिटी है एयर के पास, तो क्या होगा, ये सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ड्यू पॉइंट या ओसांक हो गया, यानी कि वो टेम्परेचर हो गया जिस पे ये वायु संतृप्त हो जाती है। अब देखिए आगे समझते हैं कि तापमान को जब ओसांक से नीचे कर देते हैं तो कैसे बादल बन जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोगों ने देखा है कि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी होती है। तो आप इससे इस प्रोसेस से ये भी समझ जाएंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर में बादल बन जाते हैं। यानी जब हवा ऊपर उठ के ठंडी हो जाती है तो कैसे उसके बादल बन जाते हैं। हम लोगों ने देखिए जब रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन वगैरह देखा तो यहाँ तक का रीज़न क्लियर हो गया कि हवा के ऊपर उठने से हवा ठंडी क्यों होती है। अब इस चैप्टर में हम लोग ये देख रहे हैं कि ठंडी होने के बाद क्या ऐसा हो जाता है कि वो बादल में उसके अंदर की जलवाष्प बदल जाती है। चलिए समझते हैं। एक एयर है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्थान है, यहाँ पे हवा है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो कह लीजिए इसमें 100 पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि इसमें 100 पॉइंट की ह्यूमिडिटी है। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लिया और 100 की ह्यूमिडिटी मान लिया। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो एयर हम लोगों ने मानी है, मान लेते हैं कि ये सैचुरेटेड है, क्योंकि हमें सैचुरेटेड एयर ही पढ़ना है।
तो देखिए ये एयर सैचुरेटेड है, यानी कि अब इसमें जलवाष्प और एक्स्ट्रा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता नहीं बची है। जितनी ये जलवाष्प ग्रहण कर सकती थी उतनी कर चुकी है। तो ऐसे में 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये वो तापमान हो गया जिसके ऊपर एयर सैचुरेटेड हो गई है। और 100 क्या हो जाएगा, 100 इसमें जो टोटल ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो हो जाएगी। अब अच्छा सोचिए हम लोग क्या करें कि तापमान को कोसांग से नीचे कर दें, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि एयर ऊपर जाती है तो तापमान कम होता है। तो मान लीजिए जो तापमान है उसको ड्यू पॉइंट से नीचे कर दे। ड्यू पॉइंट हमारा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पे जो वायु है वो संतृप्त या सैचुरेटेड हो गई है। अब हम लोग धीरे धीरे ड्यू पॉइंट से नीचे कर रहे हैं एयर के टेम्परेचर को। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन वो हो जाता है क्योंकि एयर ऊपर जा रही होती है, वो दो ताप परिवर्तन वगैरह होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर कितना रह गया, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो अब एक बात सोच के बताइए कि एयर की जो ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी या नहीं। बिल्कुल ही कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, अभी हम लोगों ने देखा था, वैसे वैसे जो हवा की ह्यूमिडिटी या फिर कह लीजिए जलवाष्प को अपने अंदर समेट कर रखने की, एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता है वो कम होती है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए 40 से जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केवल रह गया, तो इससे मान लीजिए क्या हुआ कि वायु जो है अब केवल 80 ह्यूमिडिटी में संतृप्त हो सकती है। यानी कि अगर केवल 80 पॉइंट की ह्यूमिडिटी या 80 पॉइंट की जलवाष्प हो तो जो वायु है वो संतृप्त हो जाएगी। यानी कि हवा में देखिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, हवा में इस समय कितने हमारे पास कितनी जलवाष्प है, 100 पॉइंट की। ह्यूमिडिटी कितनी है, 100 पॉइंट की। लेकिन वायु को संतृप्त होने के लिए अब कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, केवल 80 पॉइंट। क्यों केवल 80 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हवा का टेम्परेचर कम हो गया है। तो ये जो 20 पॉइंट एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी के बच रहे हैं, यानी कि चाहिए केवल 80 और है 100, तो 100 में से जो 80 घटाने पे जो 20 पॉइंट्स बच रहे हैं, ये 20 पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, यही बादल में बदल जाएंगे, जो अतिरिक्त जलवाष्प है। यानी कि एयर के पास वो जलवाष्प जिसकी अब इसे ज़रूरत नहीं है सैचुरेशन के लिए, यानी कि अब इसकी क्षमता से इसके पास ज़्यादा जलवाष्प हो गई है। अगर हमारे ऊपर हमारी क्षमता से ज़्यादा वजन रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है हम उसे गिरा देंगे। हवा भी वही करेगी, इस अतिरिक्त ह्यूमिडिटी को छोड़ देगी, या फिर कह लीजिए इसका कंडेंसेशन हो जाएगा जलवाष्प में। ये जो आप कह लीजिए कि ये जो अतिरिक्त ह्यूमिडिटी या एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, जो अतिरिक्त आर्द्रता है, उसका जलवाष्प में उसका बादलों में परिवर्तन हो जाएगा या कंडेंसेशन हो जाएगा। अच्छा देखिए, फिर जब हमारी एयर ऊपर उठ रही होती है, यानी कि जब विंड में असेंडिंग हो रही होती है, जब एयर ऊपर उठ रही होती है, तो जो हमारा जाहिर सी बात है टेम्परेचर गिरता है, यानी कि जो आपका तापमान है वो गिरता है। तो इससे क्या होता है, जो वायु का ओसांक है उसमें कमी आती है। तो किस दर से कमी आती है, देखिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओसांक कम हो जाता है हर 1000 फीट की ऊंचाई पे। यानी कि जब हवा 1000 फुट की ऊंचाई पे पहुंचती है तो हवा का जो ओसांक है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस अभी का। तो संघनन क्रिया का आरंभ ओसांक से कई अंश नीचे तापमान पर हो जाए अगर, तो इसे कहते हैं अति संतृप्त वायु। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एयर है जिसका जो संघनन है, जिसका जो कंडेंसेशन है, वो बहुत ही नीचे के तापमान पे कम हो जाए। यानी कि मान लीजिए जो एयर का ड्यू पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। एयर का ड्यू पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हवा जब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे है तो इसमें अगर 100 पॉइंट की आर्द्रता है तो इसे हम लोग कह रहे हैं सैचुरेटेड। लेकिन मान लीजिए एयर जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर है अभी केवल, यानी कि हवा का केवल तापमान मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बाद भी इसमें कंडेंसेशन अगर हो जाता है तो ऐसी एयर को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। यानी कि इसमें सैचुरेशन या आर्द्रता इतनी ज़्यादा है कि कम तापमान पर ही इसका सैचुरेशन हो गया। अब देखिए इस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ भी चुके हैं अभी, कि अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे एयर में, यानी कि हवा में अगर हम लोग कह लीजिए कि हवा में जो आपकी आर्द्रता है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है हवा अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। और जब एयर सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी तो कम तापमान पर ही उसमें जो सैचुरेशन है वो पूरा हो जाएगा। और जब तक ये अपने ड्यू पॉइंट पे पहुँचे, यानी कि मान लीजिए जो ड्यू पॉइंट है वो 40 है, पर जो सैचुरेशन है वो 30 पे ही पूरा हो चुका है, तो इसलिए 30 पर ही 30 डिग्री सेल्सियस पे ही बादल बनने लगेंगे।
यानी ड्यू पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही बादल बनने लगेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त वायु। अब देखिए दो टर्म है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? किसी दिए गए आयतन की वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, यानी कि देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए एयर है, तो इसका कुछ आयतन होगा, यानी कि इस एयर का कुछ वॉल्यूम होगा। तो इस जो ये वॉल्यूम वाली एयर है, यानी इस स्थान पे जो एयर है इसका जो भी वॉल्यूम है, तो इस एयर में जितनी जलवाष्प है, यानी कि इसमें ह्यूमिडिटी जितनी है, ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है, उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। यानी कि हम लोग सिंपली यही कह सकते हैं कि रियल अमाउंट ऑफ वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। तो हवा हमें एक वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे सामने है, एक कुछ आयतन वाली वायु हमारे सामने है, उसमें जितनी भी जलवाष्प होगी उसे हम लोग कहेंगे कि ये इस हवा की निरपेक्ष आर्द्रता है। अच्छा, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। किसी निश्चित वायुदाब और तापमान पर वायु के निश्चित तापमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी दाब एवं तापमान पर उसी ये वायु होना चाहिए, उसी वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की आवश्यक मात्रा का अनुपात। यानी कि देखिए एक निश्चित वायु दाब है, यानी कि प्रेशर क्या है? स्टेबल है, या कह लीजिए एक निश्चित है। कितना प्रेशर है वो निश्चित है, और टेम्परेचर भी निश्चित है, और जो वायु है उसका आयतन भी निश्चित है। तो यानी कि यहाँ पे एक मान लीजिए वायु है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम निश्चित है। तो इस वायु को इस वायु में उपस्थित जितनी जलवाष्प की वास्तविक मात्रा है, यानी कि मान लेते हैं, चलिए फिर से पॉइंट में देख लेते हैं, इस जलवाष्प में मान लेते हैं 70 पॉइंट की, मैं इसको थोड़ा सा हाँ फिर से बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एयर है, हम लोगों ने देखा, इस एयर में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम निश्चित है। अब मान लेते हैं कि इस एयर में जो इस समय वास्तविक आर्द्रता विद्यमान है, यानी कि जिसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो है 70, यानी कि 70 पॉइंट की इसके अंदर आर्द्रता है। अब देखिए इसी टेम्परेचर पे, यानी जहाँ पे ये है, इसी प्रेशर पे, यानी सेम प्रेशर पे, और इतनी ही हवा का वॉल्यूम हो, यानी जितनी हवा है उतनी ही हवा रहे, इस हवा को संतृप्त होने के लिए, यानी कि इस हवा को सैचुरेटेड होने के लिए जितनी आर्द्रता की ज़रूरत है, जितनी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, यानी कि मान लेते हैं कि वो 100 है, तो इसका यानी कि जो इसके पास इस समय ह्यूमिडिटी है और जितने की इसको ज़रूरत है, इसका जो अनुपात होता है, यानी 70:100 हमारे उदाहरण में, इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे एक एयर है जिसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम निश्चित है। अभी इसके पास 70 पॉइंट की मान लीजिए आर्द्रता है, और इसको संतृप्त या सैचुरेटेड होने के लिए 100 पॉइंट की आर्द्रता चाहिए। तो इसका 70 और 100 का, यानी जितनी इसके पास है आर्द्रता और जितनी इसको और चाहिए, उसका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्ष आर्द्रता। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है।